नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में कल देखा था, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। आज की जो क्लास है उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसको क्लियर किया। आज की क्लास में साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये लिक्विड होता है, क्योंकि जैसे आप देखिए आपका यहाँ पर एक सेल का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देखते हैं कि हमने कल इसके बारे में स्टडी करी थी। ये हमारी जो सेल वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो भी प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल में होती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। इसके बाद ये सेकंड लेयर आपने पढ़ रखी थी, इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, या इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। आज इसके अंदर चलते हैं। कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये आज हम लोग देखते हैं। सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पूरे पार्ट को, ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोशिका झिल्ली के अंदर के पूरे पार्ट को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं जीव द्रव्य, और कहा जाता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक यूनिट होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो इसके अंदर एक विस्कस टाइप का, या कह सकते हो चिपचिपा सा मैट्रिक्स इसके अंदर भरा होता है, वो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। अब उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो पार्ट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में। एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है उसे, उस लिक्विड या उस मैट्रिक्स को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस होता है, तो एक तरीके से क्या आपने देखा कि प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होंगे, एक आपने देखा साइटोप्लाज्म और दूसरा आपका हो जाएगा जो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और इस साइटोप्लाज्म के बारे में आज हम जानेंगे। बाद में जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर जो उसके अंदर का जो फ्लूइड है या न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म। फिर से एक बार देखिए, साइटोप्लाज्म का मतलब हम लोग जो ये देख रहे हैं आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बीच का जो पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है, तो सबसे पहले स्ट्रासबर्गर, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने 82 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया और बताया कि ये जो है एक तरीके का क्या है, सब्सटेंस है, एक्वस है, सब्सटेंस है। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल कंटेन होते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, तो ये विस्कस होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अंदर ये जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, इसका कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, या साइटोप्लाज्म में दो तरीके की चीजें इसमें मिली हुई होती है। एक तो जो उसमें सॉल्यूबल होती है, यानी जो उसमें मिल जाती है पूरी तरीके से, उस साइटोप्लाज्म के अंदर, उस कोशिका द्रव्य के अंदर जो चीजें मिल जाती है पूरी तरीके से कंप्लीटली, वो आपका है सॉल्यूबल पार्ट। और दूसरा है इनसॉल्यूबल पार्ट, जो इसके अंदर प्रेजेंट तो होता है बट उसमें वो कंप्लीटली मिक्स या डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसको हम दो पार्ट में देखते हैं। एक तो देखते हैं सॉल्यूबल पार्ट, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरीके के आपके पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्यूबल पार्ट, एक इनसॉल्यूबल पार्ट, या दो तरीके के कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है। एक ऐसा जो सॉल्यूबल है, जो उसमें मिल जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, दूसरा जो नहीं घुल पाता। तो सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूबल पार्ट। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो सॉल्यूबल पार्ट होता है उसमें क्या होता है, 90% ऑफ वाटर, इसमें 90% वाटर होता है, और बाकी कुछ अदर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, आयंस होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अमीनो एसिड होते हैं, शुगर होते हैं, ये सब आपके इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं। कुछ लार्ज अमाउंट में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉल्यूबल, यानी कि जो इसमें साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, फैटी एसिड होता है और आरएनए होते हैं। ये सारे आपके क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीटली, पूरी तरीके से इसमें साइटोप्लाज्म में जो है कोशिका द्रव्य में घुल जाते हैं।
ठीक है। तो अब आप देखिए दूसरा पार्ट हमारा क्या आता है, इंसॉल्युबल पार्ट आता है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म में जो पार्ट डिसॉल्व नहीं होता, पूरी तरीके से कंप्लीटली मिक्स मिल नहीं पाता, घुल नहीं पाता, बाकी प्रेजेंट इसी में होता है। उसमें भी आपके दो पार्ट है, एक ऑर्गेनेल है, सेल इंक्लूजन है। तो इसी के अंदर आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल सस्पेंड होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये भी दो तरीके की होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक एसईआर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका क्लासिफिकेशन कुछ अलग उसका आधार होता है कि जो राइबोसोम्स सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, सबसे छोटे जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो आपके जो रफ पार्टिकल, जो रफ आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें वो चिपके होते हैं, स्टिक होते हैं, इस वजह से वो रफ, उसको आरईआर बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। जो आपकी एसईआर होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें जो राइबोसोम्स होता है वो उसमें बिखरा हुआ नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ा वो रफ होते हैं और वो आपकी सॉफ्ट होती है। इसी के अंदर आपका गोल्जी अपैरेटस होगा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, और आपको राइबोसोम्स इसी में देखने को मिलेंगे, लाइसोसोम्स इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और कुछ इंक्लूजन होते हैं जैसे ग्लाइकोजन, फैट या पिगमेंट भी आपके इसी में जो होते हैं, इंसॉल्युबल पार्ट होता है जो कंप्लीटली इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते लेकिन इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या है, साइटोप्लाज्म का संगठक क्या है, तो आपने देखा कि ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। बाकी साइटोप्लाज्म के बारे में अगर हम लोग जाने कि इसकी फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, तो ये क्या करता है साइटोप्लाज्म, आपने देखा फिगर के थ्रू, आपने समझा कि जो साइटोप्लाज्म है वो जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनको एक तरीके से जगह भी दे रहा है ना। उसके साथ साथ में अब ये जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस या लाइसोसोम, प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करने के लिए स्पेस भी प्रोवाइड कराता है। कौन? ये आपका साइटोप्लाज्म। इसके साथ साथ में स्टोरेज साइट भी होता है, यहाँ फूड आपको स्टोरेज भी होगा, और जो आपका स्ट्रक्चर भी देता है, शेप भी देता है, और ऑर्गेनेल को मूवमेंट के लिए स्पेस भी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से आपने साइटोप्लाज्म के बारे में जाना कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म एक तरीके का फ्लूइड होता है, एक तरीके का लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, जो कि थोड़ा सा विस्कस नेचर का होता है, और ये आपका कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है, तो इस वाले पूरे पार्ट में ये साइटोप्लाज्म होता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपके दो तरीके के चीजें डिसॉल्व होती हैं, मिली हुई होती है। एक तो आपकी जो उसमें कंप्लीटली घुल जाती है, जिसे आप कहते हैं सॉल्युबल पार्ट, दूसरा जो पूरी तरीके से घुल नहीं पाता वो आपका इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल पार्ट में आपने ये पार्ट देखा और इनसॉल्युबल पार्ट में आपने ये देखा। तो इस तरीके से हम लोग बात कर चुके हैं साइटोप्लाज्म की। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके क्या करेंगे, इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के बीच का ये जो भी आपका पार्ट है, इसकी अच्छे से स्टडी करते हैं। आज हम लोगों ने अभी जैसे साइटोप्लाज्म देखा, अब इसके बाद हम लोग एक एक ऑर्गेनेल के बारे में देखेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं एक सेल ऑर्गेनेल लेकर के, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेल के अंदर जो एक वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसके आगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे पूरी डिटेल में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर के 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, उनके नाम हम यहाँ पे देखेंगे क्या उन्होंने किया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आप देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, एक आपका माइटोस, एक है आपका कॉन्ड्रियन। माइटो का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या ग्रेन्यूल। आप देखेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। जब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाएगा तो थ्रेड लाइक एक छोटे से ग्रेन्यूल टाइप में स्ट्रक्चर दिखेगा, इस वजह से इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा।
और माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो की है कोलिकर, अल्बर्ट वान कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने। और कब की है, तो वो की 1880 में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की। क्योंकि आपको जो एग्जैक्ट जो फैक्ट डेटा है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सेल ऑर्गेनेल आपको जो भी बता जा रहे हैं उनकी डिस्कवरी और कब भी, ये आपको याद करके रखना है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी सबसे पहले अल्बर्ट वान कोलिकर ने 1880 में की। आगे चल करके एक और साइंटिस्ट आते हैं अल्टमान। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। और 1897 में बेंडा ने इसको ये जो नाम माइटोकॉन्ड्रिया ये दिया। तो तीन ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, कोलिकर, अल्बर्ट, पूरा नाम अल्बर्ट वान कोलिकर, अल्टमान और बेंडा। इन तीनों लोगों ने क्या किया, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, इन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो डुअल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन इसमें आती है, एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन और फैट की बनी होती है। अंदर की जो ये लेयर होती है, अंदर की जो ये लेयर सेकंड है, ये अंदर से फोल्ड होती है, आप ये देख पा रहे हैं ऐसे। तो एक स्ट्रक्चर, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे आपको, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी, ये क्रिस्टी फॉर्म करती है। तो अंदर की ये जो लेयर है वो क्रिस्टी फॉर्म करती है और ये आपको अंदर एक स्पेस प्रोवाइड कराती है। इसका काम क्या होता है, ये एंजाइम सेक्रेट करती है। एंजाइम सेक्रेट, अच्छा, एंजाइम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में। जो आपका सेलुलर जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीशोषण होता है, उसमें ये हेल्प करती है। अच्छा, ऐसा होता है जैसे जब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फूड आपका ऑब्जर्व हो जाता है, तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो जो ऑब्जर्व फूड होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, वो पूरे बॉडी की हर एक सेल्स तक पहुंचाया जाता है ब्लड के थ्रू। छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उनकी हेल्प से बॉडी की हर एक सेल्स के अंदर वो आपका जो फूड होता है या जो ऑब्जर्व फूड होता है, जो अवशोषित जो फूड होता है, जो आपका खाद्य पदार्थ होता है, वो आपका यहाँ तक पहुँचाया जाता है, हर एक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पर वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेगी, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा उस ग्लूकोज का और एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी करेंसी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का व्यतीत ग्रह भी बोला जाता है या पावर हाउस बोला जाता है। अच्छा, देखो क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है ये सभी सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि इसकी जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये वेरी करते हैं, साइज, शेप और इसका नंबर जो है वो वेरी करता है सेल्स टू सेल्स। अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग सेल्स में अलग अलग नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं। तो आप कोई फिक्स नंबर नहीं बता पाएंगे कि किस में क्या होता है। बस आप इतना जान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो मसल सेल्स में होता है। और आप जो आरबीसी, जो हमारे ब्लड के अंदर जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, आरबीसीज होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि हमारी बॉडी की किसी भी सेल्स में आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी वेरी करती है। इसका साइज भी वेरी करता है, शेप भी वेरी करता है। तो ये आप देख पा रहे हो। उसके बाद में आप देखेंगे कि आरबीसी के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, मसल सेल्स में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप देख पा रहे हैं ये आउटर लेयर है, ये आपकी इनर लेयर है। स्ट्रक्चर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का दिखाया गया है। इसमें ये जो खाली ये जगह है, यहाँ पर आपका एक मैट्रिक्स भरा होता है और इस मैट्रिक्स में ये जो अंदर की जो ये क्रिस्टी है, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्शन है, इसमें ये आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसी स्ट्रक्चर, ये आपका ऐसे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसको ऑक्सीसोम कहते हैं या इसी को F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसका काम क्या हो गया, ये आपने देख लिया कि इसका काम है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये बात रिलेटेड होगी माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया
जो आप देख सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर शो किया गया है। आप अगर इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। बाकी जो इससे रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें थी वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो गई। बाकी इतना बस याद रखना कि ये जो है यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल क्या पूरी बॉडी की सभी सेल्स के अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, इसके अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। जो आपका अवशोषित खाद्य होता है, फूड होता है, उसका ऑक्सीकरण यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है। और एनर्जी बनने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस कहा जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है कि ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा अलग होता है सेल ऑर्गेनेल से। दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनसे थोड़ा अलग ये होता है, क्योंकि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है। एक और होता है प्लास्टिड, लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। वैसे तो एक्चुअल में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो आपका कोशिका होता है उसके केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। ऐसे प्लास्टिड जो लवक होता है उसके पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। और इस वजह से, इस फीचर की वजह से, क्योंकि एक अपने आप में एक ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल हो गया, इसके जिसके अंदर डीएनए होता है, या एक तरीके से ये सेल के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो अपने आप में ऑटोनोमस है। इस वजह से इसे कहा जाता है सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है, कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है, मतलब सेल विद इन सेल। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई है कि ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन की एक इक्वेशन है, वो आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई। सेल के अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंजाइम्स की उपस्थिति में, एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो वो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस फॉर्म में एनर्जी बनती है। तो ये आपको याद रख देना। बाकी वही बात होगी जाकर के कि ये फूड के ऑक्सीडेशन में ऑब्जर्व जो फूड है, अवशोषित जो खाद्य पदार्थ है, उसका ऑक्सीकरण में ये आपकी मदद करती है। ये आपकी बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इस तरीके से फिर अगला जो आपका सेल ऑर्गेनेल होगा वो गोल्जी अपैरेटस होगा, गोल्जी काय होगा। आज की क्लास आपकी यहीं पे रहेगी। कल की क्लास में आज आपने देखा कि आज की क्लास में दो सेल बॉडी के सेल के अंदर एक हमने आज बात करी माइटोकॉन्ड्रिया की, और प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बारे में बात करी। ऐसे ही 2-3 वीडियो में सारे सेल ऑर्गेनेल कवर हो जाएंगे। उसके बाद में हम सेल डिवीजन की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया की आज बात हुई, कल हम गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम और राइबोसोम्स की बात करेंगे। परसों की क्लास में जो अगले दिन आएगी उसकी क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो बचे हुए सेल ऑर्गन है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर का जो मटेरियल है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास आप देख सकते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो बातें हैं आप यहाँ पर बोर्ड पे जो भी चीज़ें आपको दिखाई गई, अगर आप चाहते हैं इसको कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती आप नोट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ जैसे छूट जाती है, अगर कोई चाहता है कुछ भी अपना सजेशन देना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगले दिन हम उसको देख कर के हो सकेगा तो हम उसको बताने की भी कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे रहती है। बाकी फिर वही बात हो गई कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।